कभी व्यक्ति जीवन में इतनी बड़ी गलतियां कर बैठता है कि उसे लगता है असल जिंदगी में भी एक एक्स्ट्रा लाइफ का ऑप्शन होता। कभी कभी इंसान ऐसे गलत निर्णय ले लेता है कि अपनी जिंदगी में वापस लौटना मुश्किल लगता है उसे। तब ऐसे लगता है काश एक और जिंदगी मिल जाए या सब कुछ शुरू से शुरू कर पाए। ऐसा ही कुछ हो रहा है हमारी आज की कहानी के नायक प्रकाश के साथ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एस2 एस्पिरेंट। आज की कहानी है एक और जिंदगी। ये कहानी मोहन राकेश जी की है। मोहन राकेश जी ने सदैव स्त्री पुरुष के टूटते संबंधों पर लिखा है। महानगरों के जीवन में व्यक्ति वैसे ही अकेला रहता है या अकल परिवार में रहता है। उसमें भी अक्सर रिश्तों में मनमुटाव हो जाए तो व्यक्ति जीवन में पूरी तरह अकेला हो जाता है। संबंधों के इस टूटन और टूटते संबंधों और अकेलेपन को मोहन राकेश जी ने अपने कहानी और नाटकों में दिखाया है। आषाढ़ का एक दिन नाटक में मोहन राकेश जी ने कालिदास और मल्लिका के जीवन के बीच संबंधों के अभाव के बारे में दिखाया है। अगर आपको आषाढ़ का एक दिन नाटक की समरी देखनी हो तो मैंने पहले ही अपलोड कर दी है, आप जाकर देख सकते हो। ये शुरू करते हैं आज की कहानी। और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुक गई। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। कोहरे के वक्ष में एक लकीर सी खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। कोहरे में से गुजरकर जाती हुई आकृतियों को उसने एक बार फिर ध्यान से देखा। क्या यह संभव था कि व्यक्ति की आंखें इस हद तक उसे धोखा दे? जो कुछ वह देख रहा है वह यथार्थ ही नहीं था। कुछ ही क्षण पहले जब वह कमरे से निकलकर बालकनी में आया था तो क्या उसने कल्पना में भी यह सोचा था कि आकाश की ओर छोर तक फैले हुए कोहरे में गहरे पानी की निचली सतह पर तैरती हुई मछलियों जैसी आकृतियां नजर आ रही है। उनमें कहीं वे दो आकृतियां भी होगी। मंदिर वाली सड़क से आते हुए दो कोहरीले रंगों पर जब उसकी नजर पड़ती है तब भी क्या उसके मन में कहीं ऐसा अनुमान जागा था? फिर भी न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे वो उसमें से, बल्कि कई दिनों से वह उनके वहां से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा हो, जैसे कि उन्हें देखने के लिए ही वह कमरे से निकलकर बालकनी में आया हो। उन्हीं को ढूंढती हुई आंखें मंदिर वाली सड़क की तरफ मुड़ी हो, यहाँ तक कि उन्हें धानी आंचल और नीले नेकर के रंग भी जैसे पहचाने हुए और कोहरे के विस्तार में उन दो रंगों को खोज रहा हो। वैसे उन आकृतियों को बालकनी के नीचे पहुंचने तक उन्हें पहचानना नहीं था, परंतु एक क्षण में सहसा वे आकृतियां इस तरह उसके सामने स्पष्ट हो उठी जैसे जड़ता के क्षण अवचेतन की गहराइयों में डूबा हुआ कोई विस्तार एकाएक चेतन के सतह पर कौंध गया हो। नीली नेकर वाली आकृतियां घूमकर पीछे की तरफ दिख रही थी। क्या उसे कोई भी कोहरे में किसी की खोज थी? और किसकी? प्रकाश का मन हुआ कि उसे आवाज दे, मगर उसके गले से शब्द नहीं निकले। कोहरे का समुद्र अपनी गंभीरता में खामोश था, मगर उसकी अपनी खामोशी ऐसे तूफान की तरह थी जो हवा न मिलने पर अपने ही अंदर घुमड़ कर रह गया हो। नहीं तो क्या वह इतना ही असमर्थ था कि उसे गले से एक शब्द भी न निकले? वह बालकनी से हटकर कमरे में आया। वहां अपने अस्त व्यस्त सामान पर नजर पड़ी तो शरीर में निराशा की एक सिरहन तोड़ गई। क्या यही वह जिंदगी है जिसके लिए उसने? परंतु उसे लगा उसके पास कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं है। उसने जल्दी जल्दी कुछ चीजों को उठाया और रख दिया, जैसे कि कोई चीज ढूंढ रहा हो, उसे मिल ना रहा हो। अचानक खूंटी पर लटका पतलून पर नजर पड़ी तो उसने पजामा उतारकर जल्दी से उसे पहन लिया। फिर पल भर खोया सा खड़ा रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या चाहता है। क्या वह उन दिनों को पीछे जाना चाहता है या बालकनी पर खड़ा होकर पहले की तरह उन्हें देखता रहना चाहता है? अचानक उसका हाथ मेज पर रखे ताले पर पड़ गया तो उसने उसे उठा लिया। जल्दी से दरवाजा बंद करके वह जीने से उतरने लगा। जीने पर आकर ध्यान आया कि जूता नहीं पहना। वह पल भर ठिठक कर रह गया, मगर लौटकर नहीं आया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही पांव कीचड़ में लथपथ हो गए। दूर देखा वे दोनों आकृतियां घोड़े के अड्डे के पास पहुंच चुकी थी। वह जल्दी जल्दी चलने लगा।
पास से गुजरने पर एक घोड़े वाले से उसने कहा कि आगे जाकर नीली नेकर वाले बच्चों को रोक ले, उसे कहे कि उससे कोई मिलने आ रहा है। घोड़े वाला दौड़ता हुआ गया, मगर उन दोनों के पास न रुककर उनसे आगे निकल गया। वहां जाकर न जाने उसने उनका संदेश दे दिया हो। जल्दी जल्दी चलते हुए प्रकाश को लग रहा था जैसे वो बहुत आहिस्ता चल रहा है, जैसे उसके घुटने जकड़ गए हो, रास्ता बहुत बहुत लंबा हो गया हो। का मन इस आशंका से बेचैन था कि उसके पास पहुंचने तक वे लोग घोड़े पर सवार होकर वहां से निकल न दे, और जिस दूरी को वह अपना नापना चाहता था वह ज्यों की त्यों बन रही थी। मगर ज्यों ज्यों फासला कम हो रहा था, उसका कम होना भी उसे अखर रहा था। क्या वह जानबूझकर अपने को एक ऐसी स्थिति में नहीं डाल रहा जिसे उसे अपने को बचाए रखना चाहिए था? उन लोगों ने घोड़े नहीं लिए। वह जब उनसे 3-4 गज दूर रह गया तो सहसा उसके पांव रुक गए। तो क्या सचमुच अब उसे उस स्थिति का सामना करना ही था? पास ही उससे पहले कि वह निश्चय कर पाता, अनायास उसके मुंह से निकल गया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें उसकी तरफ घूम गई, साथ ही उसकी माँ की आंखें भी। कोहरे में अचानक कई कई बिजलियां कौंध गई। प्रकाश 2-1 कदम और आगे बढ़ गया। बच्चा हैरान आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपनी माँ के साथ सट गया। प्लास, इधर आओ मेरे पास, प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि यह हर रोज की साधारण घटना हो। बच्चा अभी कुछ मिनट पहले उसके पास से अपनी माँ के पास गया हो। बच्चे ने माँ की तरफ देखा। वह अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देख ही रही थी। बच्चा अब और उसके साथ सट गया और उसकी आंखें हैरानी के साथ एक शरारत से चमक उठी। प्रकाश को खड़े खड़े उलझन हो रही थी। लग रहा था कि खुद चलकर उस दूरी को नापने के सिवाय अब कोई चारा नहीं है। वह लंबे लंबे डंक भरकर बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपने बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार फिर किलककर उसके हाथों से छूटने की चेष्टा की, परंतु दूसरे ही क्षण अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डालकर वह उनसे लिपट गया। प्रकाश उसे लिए थोड़ा एक तरफ को हट गया। तूने पापा को पहचाना नहीं था क्या? प्रकाश ने कहा। पहचाना था। बच्चा बाहें उसके गले में डाले झूलने लगा। तो तू झट से पापा के पास क्यों नहीं आया? नहीं आया, कहकर बच्चों ने उसे चूम लिया। तू आज ही यहाँ आया है? नहीं, कल आया था। अभी रहेगा ना, आज ही लौट जाएगा। अभी 3-4 दिन रहूंगा तो पापा के पास मिलने आएगा ना? आऊंगा, ऐसा प्लास ने कहा। प्रकाश ने एक बार फिर उसे अच्छी तरह से अपने साथ सटाकर चूम लिया तो बच्चा खिलककर उसके माथे, आंखों और गालों को जगह जगह चूमने लगा। कैसा बच्चा है? पास खड़े कश्मीरी मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा। तुम कहाँ रहते हो? बच्चा बाहें उसकी गर्दन में डाले हुए उसे अच्छी तरह देखने के लिए थोड़ा पीछे को हट गया। वहां प्रकाश ने दूर अपनी बालकनी की तरफ इशारा किया। तो कब तक वहां आएगा? अभी उपल दाऊंगा, दूध पीऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चे ने अपनी माँ की तरफ और उसकी बाहों से निकलने के लिए मचलने लगा। मैं वहां बालकनी में कुर्सी डालकर बैठा रहूंगा और तेरा इंतजार करूंगा। बच्चा बाहों से उतरकर अपनी माँ की तरफ भाग गया तो प्रकाश ने पीछे से कहा। क्षण भर के लिए उसकी आंखें बच्चे की माँ से मिल गई, परंतु अगले ही क्षण दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। बच्चा जाकर माँ की टांगों से लिपट गया। वह कोहरे के पार देवदारों की धुंधली रेखाओं को देखते हुए बोली, तुझे दूध पीकर आज खिलनमर्ग नहीं चलना? नहीं, बच्चे ने उसकी टांगों के सहारे उछलते हुए सपाट जवाब दिया। मैं दूध पीतल पापा से पास जाऊंगा। 3 दिन 3 रातों से आकाश घिरा था। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया था कि बालकनी से आगे कोई रूप, कोई रंग नजर नहीं आता। आकाश की पारदर्शिता पर जैसे गाढ़ा सफेद पोत दिया गया हो। ज्यों ज्यों वक्त बीत रहा था, कोहरा और घना होता जा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए प्रकाश को कितनी क्षण सहसा महसूस होने लगा, जैसे वह बालकनी पहाड़ियों से घिरे हुए खुलिस्तान विस्तार में न होकर अंतरिक्ष के किसी रहस्यमय प्रदेश में बनी हो। नीचे और ऊपर केवल आकाश ही आकाश हो। अतल में बालकनी की सत्ता अपने में पूर्ण और स्वतंत्र एक लोक की तरह हो। उसकी आंखें इस तरफ एकटक सामने देख रही थी, जैसे आकाश और कोहरे में उसे कोई अर्थ ढूंढना हो, अपनी बालकनी के वहां होने का रहस्य जानना हो।
कोहरे के बादल कई कई रूप लेकर हवा में इधर उधर भटक रहे थे, अपनी गहराई में फैलते हुए सिमटते हुए अपनी था नहीं पा रहे थे। बीच में कहीं कहीं देवदारों की पंखुड़ियों एक हरी लकीर की तरह बाहर निकल रही थी, कोहरीले आकाश पर लिखी गई एक अनिश्चित सी लिपि जैसे। देखते देखते वह लकीर भी गुम होती जा रही थी। कोहरे का उफान उसे भी रहने देना ही नहीं चाहता था। लकीर से मिटते देखकर प्रकाश के स्नायुओं में एक तनाव सा भर गया था, जैसे किसी भी तरह वह उस लकीर को मिटाने से बचा लेना चाहता हो। परंतु जब वह लकीर के एक बार मिटकर फिर कोहरे से वापस नहीं निकली तो उसने सिर पीछे को डाल दिया और खुद भी कोहरे में कोहरा होकर पड़ा रहा। के कोहरे में कहीं वह दिन भी था जो 4 साल में अब तक बीत नहीं सका था। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी उस दिन। वही उनके जीवन की सबसे बड़ी घाट बन गई थी। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लगे थे। विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ ही नहीं सका। दोनों अलग जगह काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते साल 6 महीने में कभी एक बार मिल लिया करते थे। वह लोकाचार इस बच्चे को दुनिया में ले आया। समझती थी किस तरह से जानबूझकर उसे फंसा दिया गया हो। प्रकाश सोचता था कि अनजाने में उसे कसूर हो गया हो। साल भर बच्चा माँ के ही पास रहा। बीच में बच्चे की दादी 6-7 महीने उसके पास रह आई थी। पहली वर्षगांठ पर बीना ने लिखा था कि वह बच्चे को लेकर अपने पिता के पास लखनऊ जा रही है, वहीं पर बच्चे के जन्मदिन की पार्टी देगी। प्रकाश ने उसे उतार दिया कि वह उसे उस दिन लखनऊ आएगा, अपने एक मित्र के यहाँ हजरतगंज में ठहरेगा। अच्छा होगा पार्टी वही दी जाए। लखनऊ के कुछ मित्रों को भी उसने सूचित कर दिया है कि बच्चे की वर्षगांठ के अवसर पर वे उसके साथ चाय पीने के लिए आएंगे। उसने सोचा कि वीना उसे स्टेशन पर मिल जाएगी, परंतु वह नहीं मिली। हजरतगंज पहुंचकर नहा धोकर चूकने के बाद उसने बीना के पास संदेश भेजा कि वह वहां पहुंच गया है। कुछ लोग 4:30-5 बजे चाय पीने आएंगे। इससे पहले वे बच्चों को लेकर जरूर यहाँ आ जाए। मगर 5 बजे, 6 भी बजे, 7 भी बज गए, बीना बच्चे को लेकर नहीं आई। दूसरी बार संदेश भेजने पर पता चला कि वहां पर उन लोगों की पार्टियां चल रही है। बीना ने कहला भेजा कि बच्चा 8 बजे तक खाली नहीं होगा, इसलिए वह अभी उसे लेकर नहीं आ सकती। प्रकाश ने अपने मित्रों को चाय पिलाकर विदा कर दिया। बच्चे के लिए खरीदे हुए उपहार बीना के पिता के पास भेज दिए। साथ में संदेश भेजा कि बच्चा जब खाली हो उसे थोड़ी देर के लिए उसके पास ले आए। मगर 8 बज गए, 9 बज गए, 10 भी बजे, 12 बज गए, पर बीना न तो खुद बच्चे को लेकर आई और न ही उसने उसे किसी और के साथ भेजा। वह रात भर सोया नहीं। उसके दिमाग को जैसे कोई छन्नी ने छीलता रहा। सुबह उसने फिर बीना के पास संदेश भेजा। इस बार बीना बच्चे को लेकर आ गई। उसने बताया कि रात को पार्टी देर तक चलती रही, इसलिए उसका आना संभव नहीं था। अगर सचमुच उसे बच्चे से प्यार था, उसे चाहिए था कि उपहार लेकर खुद उनके यहाँ पार्टी में चला आता। उस दिन सुबह से शुरू हुई बातचीत आधी रात तक चलती रही। प्रकाश बार बार कहता रहा, बीना, मैं उसका पिता हूँ, इस नाते मुझे इतना अधिकार है कि मैं उसे अपने पास बुला सकूं। तो बीना का उत्तर था, आपके पास पिता का दिल होता तो आप पार्टी में ना आ जाते। यह तो एक आकस्मिक घटना है कि आप उसके पिता हो। बीना, वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। मैं नहीं समझ पा रहा कि तुम दरअसल चाहती क्या हो। मैं कुछ भी नहीं चाहती। आपसे मैं क्या चाहूंगी? तुमने सोचा है कि तुम्हारे इस व्यवहार करने से बच्चे का क्या होगा? प्रकाश ने कहा, जब हम अपने ही बारे में कुछ नहीं सोच सके तो इसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दो और खुद स्वतंत्र हो जाओ? इसे आपको सौंप दूं? बीना के स्वर में वितृष्णा गहरी हो गई। किस चीज के भरोसे? कल को आपकी जिंदगी क्या होगी ये कौन कह सकता है? बच्चों को उस अनिश्चित जिंदगी के भरोसे छोड़ दूं? इतनी मूर्ख नहीं हूं मैं। तो क्या तुम चाहोगी कि इसका फैसला करने के लिए अदालत में जाया जाए? आप अदालत में जाना चाहे तो मुझे कोई एतराज नहीं है। जरूरत पड़ने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक आपसे लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई हक नहीं है। बच्चे को पिता से ज्यादा माँ की जरूरत होती है। कई दिनों, कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा। जब उसे दोनों न मिल सके, वहाँ माँ तो उसे मिलनी चाहिए। अच्छा, मैं बच्चे की बात भूल जाऊं और नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करने की कोशिश करूंगा। मगर
फिजूल की भावुकता में कुछ नहीं रखा, बच्चे अच्छे तो होते ही रहते हैं। संबंध विच्छेद करके फिर से ब्याह कर लिया जाए तो घर में आ ही जाते हैं बच्चे। मन में इतना ही सोच लेना होगा कि इस बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी। सोचने समझने में दिन, सप्ताह और महीने निकल गए। मन में आशंका उठी, क्या सचमुच पहले की जिंदगी को मिटाकर इंसान नए सिरे से जिंदगी शुरू कर सकता है? जिंदगी के कुछ वर्षों को वह एक दुःसपन की तरह भूलने का कोशिश कर सकता है? कितने इंसान है जिंदगी कहीं ना कहीं किसी न किसी दोराहे में गलत दिशा की तरफ भटक जाती है। क्या उचित यही नहीं है कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपने को सही दिशा में ले जाए? आखिर आदमी के पास एक ही तो जिंदगी है, प्रयोग के लिए भी और जीने के लिए भी। तो क्या आदमी का एक प्रयोग असफल को जिंदगी में असफल मान ले? कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय छत के पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा नीचे आ गिरा। हाय, चिड़िया मर गई, किसी ने कहा। मरी नहीं, अभी जिंदा है, कोई और बोला। चिड़िया नहीं है, चिड़िया का बच्चा है, किसी तीसरे ने कहा। नहीं, चिड़िया है। नहीं, चिड़िया का बच्चा है, इसे उठाकर बाहर हवा में छोड़ दो। नहीं, यहीं पड़े रहने दो, बारिश से कोई बिल्ली बिल्ली खा लेगी। पर यहाँ आया किस तरह, जाने किस तरह, रोशनदान के रास्ते आ गया होगा। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट नहीं लिया, काट दिया होता बल्कि अच्छा था। अब इस तरह लूछे पंखों से बेचारा क्या जिएगा। तब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए। बच्चा उस समय कोर्ट के अहाते में कुएं के पीछे भागता और किलकारियां भर रहा था। वहां आसपास धूल उड़ रही थी और चारों तरफ मटियाली सी धूप फैली थी। यहाँ मोहन राकेश जी ने चिड़िया के ऊपर व्यंग करते हुए बच्चे की दुर्दशा को दिखाया गया है कि बच्चा किस तरह से माता पिता से अलग होने के बाद तड़प रहा होगा। उसकी संवेदनाओं को दिखाया गया है। फिर दिन, सप्ताह और महीने, 2.5 साल गुजर जाने पर वह फिर से जिंदगी शुरू करने की बात तय नहीं कर पाया था। उस बीच बच्चा 3 बार उससे मिलने के लिए आया था। वह नौकर के साथ आता था, दिन भर उसके पास रहकर अंधेरा होने पर लौट जाता था। पहली बार वह उससे शर्माता रहा, मगर बाद में उसे हिल मिल गया। वह बच्चे को लेकर घूमने चला जाता, उसे आइसक्रीम खिलाता, खिलौने ले लेता। बच्चा जाने के वक्त हट करता, अभी नहीं दाऊंदा, दूध पीतल दाऊंदा, थाना थातल दाऊंदा। जब बच्चा इस तरह की बात करता तो उसके अंदर कोई चीज दुखने लगती। उसका मन होता कि नौकर को झिड़क कर वापस भेज दे और बच्चे को कम से कम रात भर के लिए अपने पास रख ले। जब नौकर बच्चे से कहता, बाबा चलो, अब देर हो रही है, तो उसका मन एक हताश आवेश से कांपने लगता और बहुत मुश्किल से वह अपने ओर को संभाल लेता। आखिर बार बच्चा रात के 9 बजे तक रुक गया तो एक परिचित व्यक्ति उसे लेने के लिए चला आता। बच्चा उसमें उसकी गोद में बैठा खाना खा रहा था। देखिए, बच्चे को भेज दीजिए, इसे बहुत देर हो गई है, अजनबी ने कहा। आप देख रहे हैं, बच्चा खाना खा रहा है। उसका मन हुआ कि मुक्का मारकर उसे आदमी के दांत तोड़ दे। हाँ हाँ, आप खाना खिला लीजिए, अजनबी ने उदारता से कहा। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। गुस्से के मारे उसके हाथ इस तरह कांपने लगे कि उसके बच्चे को खाना खिलाना असंभव हो गया। जब नौकर बच्चे को लेकर चला गया तो उसने देखा कि बच्चे की टोपी वही रह गई। वह टोपी लिए दौड़कर नीचे पहुंचा तो देखा कि नौकर और अजनबी के अलावा बच्चे के साथ कोई और भी है, उसकी माँ। वे लोग 40-50 गज आगे चल रहे थे। उसने नौकर को आवाज दी तो चारों ने मुड़कर एक साथ उसकी तरफ देखा। फिर नौकर टोपी लेने के लिए लौट आया और शेष तीनों आगे चलने लगे। उस रात कंबल में मुंह सिर लपेटकर वह देर तक रोता रहा। नए सिरे से वही सवाल उसके मन में उठने लगा, क्यों वह अपने को इस अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेता? अगर बसा हुआ घर बार हो तो उसकी चहल पहल में वह इस दुख को भूल नहीं जाएगा। उसने अपने को इसलिए तो बच्चे से अलग किया था कि अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दे सके। फिर इस तरह के लिए जिंदगी जीकर वह यह यंत्रणा किसके लिए सह रहा है? परंतु नए सिरे से जिंदगी शुरू करने की कल्पना में सदा एक आशंका मिली रहती थी। वह जितना उस आशंका से लड़ता था वह उतनी ही और तीव्र हो उठती। जब उसका एक प्रयोग सफल नहीं हुआ तो कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा प्रयोग सफल होगा? वह पहले ही भूल दोहराना नहीं चाहता, इसलिए उसकी आशंका ने उसे और बहुत सतर्क कर दिया। वह जिस लड़की को अपनी भावी पत्नी के रूप में देखता है
उसके चेहरे में उसे पहले जीवन की छाया नजर आने लगती। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ भी सोच नहीं पाता, फिर भी उसे लगता कि वह किसी ऐसे लड़की के साथ जीवन बिता सकता है। आज में वीना की उलट हो। वीना में बहुत अहंकार था। वह उसके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज्यादा कमाती थी, उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था, उस पर भारी भी पड़ती थी। बातचीत में वह खुले मर्दाना ढंग से करती थी। वह अब एक ऐसी लड़की चाहता है जो हर लिहाज में उस पर निर्भर रह सके, जिसकी कमजोरी एक पुरुष के आश्चर्य की अपेक्षा रखती हो। कुछ ऐसी ही लड़की थी निर्मला, उसके मित्र किशन जुनेजा की बहन। 2 बार उसने उस लड़की को जुनेजा के यहाँ देखा था। बहुत सीधी सी लड़की है, साधारण पढ़ी लिखी सी, साधारण ढंग से रहती है। 26-27 की होकर भी देखने में 18-19 से ज्यादा की नहीं लगती। वह जुनेजा के घर की कठिनाइयों को जानता था। उन कठिनाइयों के कारण ही शायद इतनी उम्र तक उस लड़की की शादी नहीं हो सकी। जब तक निर्मला के साथ उसके ब्याह की बात उठाई गई तो उसने सचमुच लगा कि उसकी जिंदगी अब सही पटरी पर आ जाएगी। बात तय हो जाने के बाद उसे अपने आप काफी भरा भरा सा लगने लगा। हवा और आकाश में उसे एक और आकर्षक लगने लगा। निर्मला ब्याह कर घर में आई भी नहीं थी कि वह शाम को लौटते हुए फूलों की बनेलियां खरीदकर घर लाने लगा। अपना पहला घर उसे छोटा लगने लगा, इसलिए उसने एक बड़ा घर ले लिया और नया फर्नीचर खरीदकर उसे सजा दिया। पास में ज्यादा पैसे नहीं थे, फिर भी कर्ज लेकर उसने निर्मला के लिए इतना कुछ बनवा डाला। निर्मला हंसती हुई उसके घर में आई और हंसते ही रहती। पहले कुछ दिन तो वह समझ नहीं सका कि वह हंसी क्या है। निर्मला कभी भी बिना बात के हंसना शुरू कर देती और देर तक हंसती रहती। वह हैरान होकर उसे देखता रहता। 3-4 साल के बच्चे भी वैसे आकस्मिक ढंग से नहीं हंसते जैसे वह हंसती है। उसके सामने गिर जाए या कोई चीज किसी के हाथ से गिरकर टूट जाए तो उसके लिए अपनी हंसी रोकना है संभव हो जाता। ऐसे में लगातार 10-10 मिनट तक वहां से वह बेहोल रहती। वहां उसे समझाने की चेष्टा करता कि ऐसी बात पर हंसा नहीं जाता, तो निर्मला को और भी हंसी छूटती। वह उसे डांट देता। वह उसे आकस्मिक ढंग से बिस्तर पर लेटकर हाथ पैर पटकती हुई रोने लगती, चिल्ला चिल्लाकर अपनी मरी हुई माँ को पुकारने लगती और अंत में बाल बिखेर कर देवी बन जाती और घर भर को शाप देने लगती। कभी कभी अपने कपड़े फाड़कर इधर उधर छिपा देती, अपने गहने जूतों के अंदर संभाल देती। कभी अपनी बाहें पर फोड़े की कल्पना करके 2-3 दिन उसके दर्द से कहराती रहती और फिर सहसा स्वस्थ होकर कपड़े धोने लगती और सुबह से शाम तक कपड़े धोती रहती। जब अंत होता तो मुंह गोल किए अंगूठा चूसने लगती। उठते बैठते खाते पीते प्रकाश के सामने निर्मला के तरह तरह के रूप आते रहे और उसका मन एक अंधे कुएं में भटकने लगा। रास्ता चलते हुए उसके मन में एक शून्य सा घेर आता और वह भौचक्का सा सड़क के किनारे खड़ा होकर सोचने लगता कि वह घर से क्यों आया और कहाँ जा रहा है। उसे किसी से मिलने यहाँ कहीं भी आने जाने को मन नहीं होता। कई बार वह बिल्कुल जड़ होकर देर देर तक एक ही जगह खड़ा या बैठा रहता। एक बार सड़क पर चलते हुए वह खंभे से टकराकर नाली में गिर गया। एक बार बस पर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर जाने से उसकी बुशर्ट पीछे से फट गई। वह उसे बेखबर दूसरी बस में चढ़कर आगे चल दिया। उसे तब पता चला जब किसी ने रास्ते में उससे कहा, जेंटलमैन, तुम्हें घर जाकर कपड़े बदल लेने चाहिए। उसे लगा जैसे वह नहीं जा रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो। क्या यही वह जिंदगी है जिसे पाने के लिए उसने इतने साल अपने को संघर्ष किया था? उसे क्रोध आता कि जुनेजा ने उसके साथ इस तरह का विश्वासघात क्यों किया। इस लड़की को किसी मानसिक अस्पताल में भेजने की जगह उसका ब्याह क्यों कर दिया। इसने जुनेजा को इस संबंध में पत्र लिखा, परंतु उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जुनेजा को बुला भेजा तो वो आया भी नहीं। वह स्वयं जुनेजा से मिलने गया तो जवाब मिलने पे मिला कि निर्मला अब उसकी पत्नी है। उसके मायके के लोगों को उसकी जिंदगी में कोई दखल नहीं है और निर्मला घर में उसी तरह हंसती और रोती रहती है। तुम मेरे भाइयों से क्या पूछने गए थे? वह बाल बिखेर कर देवी का रूप धारण किए वे कहती है, तुम बीना की तरह मुझे भी तलाक देना चाहते हो, किसी तीसरी को घर में लाना चाहते हो। मगर मैं वीना नहीं हूँ, वह सती स्त्री नहीं थी, मैं सती स्त्री हूँ। तुम मुझे छोड़ने की बात मन में लाओगे तो मैं इस घर को जलाकर भस्म कर दूंगी, सारे शहर में भूचाल लाऊं भूचाल। और भाई फैलाकर वह चिल्लाने लगती, आ भूचाल आ, ऐसे करके मैं इस सती स्त्री हूँ, इस घर की ईंट से ईंट बजा दूंगी। वह उसे शांत करने की चेष्टा करता तो वह कहती, देखो
तुम मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ। मैं सती स्त्री हूँ, देवी हूँ। तुम मेरा तीर्थ नष्ट मत करना चाहो, मुझे खराब करना चाहते हो। मेरा तुमसे ब्याह कब हुआ? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, छोटी बच्ची हूँ मैं। संसार का कोई भी पुरुष मुझे नहीं छू सकता। मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ, मुझे कोई छूकर तो देखे सही। और बाल बिखेरे हुए इसी तरह बोलती चिल्लाती। कभी वह घर की छत पर पहुंच जाती और कभी बाहर निकलकर घर के आसपास चक्कर काटने लगती। उसने एक बार होठों पर हाथ रखकर निर्मला का मुंह बंद करना चाहा तो वह और जोर से चिल्लाने लगती। तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो, मेरा गला घोटना चाहते हो, मुझे मारना चाहते हो। तुम्हें पता है मैं देवी हूँ, मेरे 4 भाई शेर हैं, मैं तुम्हें नोच नोच कर खा जाऊंगी। उन्हें पता है उसकी बहन देवी है, कोई मेरा बुरा चाहेगा तो वे उसे उठाकर ले जाएंगे और काल कोठरी में बंद कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने अभी अभी नई कार ली है, मुझसे चिट्ठी लिख दूंगी, वह भी कार लेकर आएगा और हाथ पैर बांधकर तुम्हें कार में डालकर ले जाएगा। 6 महीने बाद रहेगा, फिर छोड़ेगा। तुम्हें पता नहीं वे चारों शेर कितने जालिम हैं। वे राक्षस है, राक्षस आदमी की बोटी बोटी काट लेते हैं और किसी को पता भी नहीं चलता। मगर मैं उन्हें नहीं बताऊंगी। मैं सती स्त्री हूँ, इसलिए अपने सत्य से अपनी ही रक्षा करूंगी। सब कोशिशों से हार कर वह थका हुआ अपने पढ़ने के कमरे में बंद होकर पड़ जाता है। तभी आधी रात वह साथ के कमरे में उसी तरह बोलती रहती है। फिर बोलती बोलती अचानक चुप कर जाती है और थोड़ी देर बाद उसका दरवाजा खटखटाने लगती है। क्या बात है? वह कहता है। इस कमरे में मेरी सास रुक रही है, निर्मला जवाब देती है। दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। इस समय सो जाओ, वह कहता है। सुबह तुम जहां चाहोगी वहां ले चलूंगा। मैं कहती हूँ दरवाजा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। और वह अचानक जोर जोर से धक्का देकर दरवाजा तोड़ने लगती है। वह दरवाजा खोल देता है तो वह हंसती हुई उसके सामने आ जाती है। तुम्हें किस किस बात की हंसी आ रही है? वह कहता है। तुम्हें लगता है मैं हंस रही हूँ? निर्मला और जोर से हंसने लगती है। यह हंसी नहीं, रोना है, रोना। तुम अस्पताल चलना चाहती हो? क्यों? अभी तुम कह रही थी। मैं अस्पताल जाने के लिए कहाँ कह रही थी? मैं तो कह रही थी कि मुझे उस कमरे में डर लगता है, मैं तुम्हारे पास सोऊंगी। देखो निर्मला, इसमें मेरा मन ठीक नहीं है। तुम बाद में चाहे मेरे पास आ जाना, मगर इसे मैं थोड़ी देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो। मैं कहती हूँ मैं अकेली उस कमरे में नहीं सो सकती। मेरे जैसी छोटी सी बच्ची क्या कभी अकेली सो सकती है? निर्मला कहती है। तुम छोटी बच्ची नहीं हो निर्मला, तो तुम्हें मैं बड़ी नजर आती हूँ? एक छोटी सी बच्ची को बड़ी कहते हुए तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता? इसलिए कि तुम मुझे अपने पास सुलाना नहीं चाहते। मगर मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी, तुम्हें मुझे अपने साथ सुलाना पड़ेगा। मैं विधवा हूँ जो अकेली सोऊंगी? मैं सुहागिन स्त्री हूँ, कोई सुहागिन कभी अकेली नहीं सोती। मैं भंवरे लेकर तुम्हारे घर में आई हूँ, ऐसे ही उठाकर नहीं लाई गई। देखती हूँ तुम कैसे मुझे अपने कमरे से भेजते हो। और वह उसके पास लेटकर उसे लिपट जाती है। कुछ देर में जब उसके स्नायु शांत हो चुके होते हैं तो लगातार उसे कहती है, मेरा सुहाग, मेरा चांद, मेरा राजा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं रख सकती। तुम मेरे साथ 136 साल की उम्र तक जियोगे। मुझे यह वर मिला है कि मैं 136 साल की उम्र तक सुहागिन रहूंगी। जिसकी भी मुझसे शादी 136 साल की उम्र तक जीता रहेगा। तुम देख लेना, मेरी बात सच निकलेगी। यह नहीं मैं सती स्त्री हूँ और सती स्त्री मुंह से निकलकर बात कभी झूठी नहीं होती। तुम मेरे साथ अस्पताल चलोगी? क्यों, मुझे क्या हुआ जो मैं अस्पताल जाऊंगी? मुझे तो आज तक कभी सर दर्द भी नहीं हुआ, अस्पताल क्यों जाऊं? निर्मला कहती है। एक दिन प्रकाश उसके लिए कई किताबें खरीद लाया। उसने सोचा कि शायद पढ़ने से निर्मला के मन को एक दिशा मिल जाए। वह धीरे धीरे अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलने लगे। मगर निर्मला उन किताबों को देखा तो मुंह बिचौकर एक तरफ हट दिया। ये किताबें मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए लाया हूँ, प्रकाश ने कहा। मेरे पढ़ने के लिए? निर्मला हैरानी के साथ बोली। मैं इन किताबों को पढ़कर क्या करूंगी? मैंने तो मार्क्सवाद, मनोविज्ञान और सब कुछ 14 साल की उम्र में ही पढ़ लिया था। अब इतनी बड़ी होकर मैं किताबें पढ़ने नहीं पढ़ूंगी। और उसके पास से उठकर अंगूठा चूसते हुए दूसरे कमरे में चली जाती है। लाश ने आवाज दी, पापा। कोहरे के बादल में भटका मन सहसा बालकनी पर लौट आया। खिलन मर्ग की सड़कों पर बहुत से लोग घोड़े दौड़ाते जा रहे थे। एक धुंधले चित्र की बुझी बुझी आकृतियां, जैसे कुछ वैसी ही बुझी बुझी आकृतियां क्लब से बाजार की तरफ आ रही थी। बाई तरफ बर्फ से ढकी पहाड़ियों की एक चोटी कोहरे से बाहर निकल आई थी
और जाने किधर से आती धूप की किरण ने जिसे जगमगा दिया था। कोहरे में भटका मन कुछ पक्षी उड़ते हुए चोटी के सामने आ गए तो सहसा उनके पंख सुनहरे हो उठे और अगले ही क्षण वे फिर धुंधलक्के से हो गए। प्रकाश कुर्सी से उठ खड़ा हुआ और झांक कर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। क्या वह आवाज पलाश की नहीं थी? मगर सड़क पर दूर तक वैसी कोई आकृति दिखाई नहीं दी। आंखों से टूरिस्ट होटल के गेट जाकर वह लौट आया और गले पर हाथ रखकर जैसे निराशा की चुभन को रोकते हुए कुर्सी पर बैठ गया। बाद 11, 12 और फिर 1 बज गया और बच्चा नहीं आया। क्या बच्चे के पहले जन्मदिन की घटना आज फिर दोहराई जा रही थी? मुठिया बंद किए जाने पर उन माथा रखकर वह बालकनी पर झुक गया। पापा! प्रकाश ने चौंक कर सिर उठाया। वही कोहरा, वही धुंधली सुनसान सड़क, दूर घोड़े की टापे और धीमी चाल से उस तरफ को आता एक कश्मीरी मजदूर। क्या वह आवाज उसे अपने कानों में पर्दों के अंदर से ही सुनाई दे रही थी? प्रकाश सोच में पड़ गया। तभी कानों के अंदर 2 नन्हे पैरों की आवाज भी गूंज आई और उसके बहुत पास बच्चे का स्वर खिलक उठा, पापा! साथ ही 2 नन्ही बाहें उसके गले से लिपट गई और बच्चे के झुंडले बाल उसके होठों से छू गई। प्रकाश ने बच्चे के सिर को सिर से पैर तक छू लिया, फिर उसके माथे और आंखों को हल्के से चूम लिया। जाऊं प्लास! एक भूली हुई मगर परिचित आवाज ने प्रकाश को फिर चौंका दिया। उसने घूमकर पीछे देखा। कमरे के दरवाजे के बाहर बीना दाई तरफ न जाने किस चीज पर आंखें गड़ाई खड़ी थी। आप अंदर आ जाइए आप। हुआ वह बच्चों को बाहों में लिए अस्त व्यस्त कुर्सी पर उठ खड़ा हुआ। नहीं, मैं जा रही हूँ। बीना ने फिर भी उसकी तरफ नहीं देखा। मुझे इतना बता दीजिए कि बच्चा कब लौट कर आएगा? आप जब कहे तभी भेज दूंगा। प्रकाश बालकनी की दहलीज लांघकर कमरे में आ गया। 4 बजे से दूध पिलाना होता है तो 4 बजे तक मैं इसे वहां पहुंचा दूंगा। इसने हल्का सा स्वेटर ही पहन रखा है, दूसरे पुलोवर की जरूरत तो नहीं पड़ेगी। आप दे दीजिए, जरूरत पड़ी तो मैं इसे पहना दूंगा। बीना ने दहलीज की उस तरफ से पुलोवर उसकी तरफ बढ़ा दिया। उसने पुलोवर लेकर उससे साल की तरफ बच्चे को उड़ा दिया। आप! उसने बीना से फिर कहना चाहा कि अंदर आ जाइए, मगर उसे कहा नहीं गया। बीना चुपचाप जीने की तरफ चल दी। प्रकाश कमरे से निकल आया। जीने से बीना ने कहा, देखिए इसे आइसक्रीम वगैरह मत खिलाइएगा, इसका गला बहुत जल्द खराब हो जाता है। अच्छा। बीना पल भर रुकी, शायद उसे और भी कुछ कहना था, मगर फिर बिना कुछ कहे नीचे उतर गई। बच्चा प्रकाश की बाहों में उछलता हुआ हाथ हिलाता रहा। मम्मी टाटा, टाटा मम्मी। प्रकाश उसे लिया हुआ बालकनी पर लौट आया तो उसके गले में बाहें डालकर बोला, पापा मैं आइसक्रीम जरूर खाऊंगा। हाँ हाँ बेटे। प्रकाश उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगा। जो तेरा मन में आए वो खाना। और कुछ देर वह अपने को बालकनी को और यहाँ तक कि बच्चे को भी भूला हुआ सामने कोहरे में देखता रहा। कोहरे का पर्दा धीरे धीरे उठने लगा तो मीलों तक फैले हरियाली के रंगमंच की धुंधली रेखा स्पष्ट हो उठी। वे दोनों गोल्फ ग्राउंड पर पार करके क्लब की तरफ जा रहे थे। चलते हुए बच्चे ने पूछा, पापा आदमी की 2 टांगे क्यों होती है, 4 क्यों नहीं होती? प्रकाश ने चौंक कर उसकी तरफ देखा और कहा, अरे क्यों पापा? बच्चा बोला, तुमने और क्या कहा? इतना साफ बोल सकता है तो अब तक तुतलाकर क्यों बोल रहा था? प्रकाश ने उसे बाहों में उठाकर अभियुक्त की तरह सामने कर दिया। बच्चा खिलखिलाकर हंसा। प्रकाश को लगा कि यह वैसे ही हंसी है जैसे कभी वह स्वयं हंसा करता था। बच्चे के चेहरे की रेखाओं से भी उसे अपने बचपन के चेहरे की ये रेखा याद आ गई। उसे लगा जैसे एकाएक उसका 30 साल पहले का चेहरा उसके सामने आ गया हो और वह खुद उस चेहरे के सामने एक अभियुक्त की तरह खड़ा हो। मम्मी तो ऐसे ही अच्छा लगता है, बच्चे ने कहा। क्यों? मेले तो नहीं पता, तुम मम्मी से पूछ लेना। तेरी मम्मी मुझे जोर से हंसने से भी मना करती है। प्रकाश को वो दिन याद आए जब उसे खिलखिलाकर हंसने पर बिना कानों पर हाथ रख लिया करती थी। बच्चे की बाहें उसकी गर्दन के पास कस गई। हाँ, वह बोला, मम्मी कहती है अच्छे बच्चे जलते नहीं हंसते। प्रकाश ने उसे बाहों से उतार लिया। बच्चा उसकी उंगली पकड़कर घास पर चलने लगा। त्यों पापा? उसने पूछा। अच्छे बच्चे जोर से क्यों नहीं हंसते? हंसते हैं बेटा, प्रकाश ने उसके सिर को सहलाते हुए कहा। सब अच्छे बच्चे जोर से हंसते हैं, तो मम्मी मेरे दिल तो क्यों रोती है? अब वह मुझे नहीं रोकेगी और तुतलाकर नहीं, ठीक से बोला करो। तेरी मम्मी मुझे इसके लिए भी मना नहीं करेगी, मैं उससे कह दूंगा।
तो तुमने पहले मम्मी छे त्यों नहीं कहा? ऐसे नहीं कहा कि तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा? बच्चा फिर हंस दिया। और तुमने पहले मम्मी से क्यों नहीं कहा? पहले मुझे याद नहीं रहा, अब याद से कह दूंगा। कुछ देर दोनों चुपचाप रहे। फिर बच्चे ने पूछा, पापा तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में क्यों नहीं आए? मम्मी कहती है कि तुम विलायत गए हुए थे। हाँ, मैं विलायत ही गया हुआ था। तो पापा अब तुम विलायत नहीं जाना? प्रकाश ने कहा, क्यों? मेरे को अच्छा नहीं लगता। विलायत जाकर तुम्हारी शक्ल और तरह की हो गई है। प्रकाश एक रूखी सी हंसी हंसा। कैसी हो गई है शक्ल मेरी? पता नहीं कैसी हो गई है। पहले दूसरी तरह की थी, अब दूसरी तरह की है। दूसरी तरह की कैसे? पता नहीं। पहले तुम्हारे बाल काले काले थे, अब सफेद सफेद हो गई है। तो इतने दिनों मेरे पास नहीं आया, इसलिए मेरे बाल सफेद हो गए हैं, प्रकाश ने कहा। इतने जोर से हंसा कि उसके कदम लड़खड़ा गए। अरे पापा तुम तो विलायत गए हुए थे, उसने कहा। मैं तुम्हारे पास कैसे आता? मैं क्या अकेला विलायत जा सकता हूँ? क्यों नहीं जा सकते? तुम इतने बड़े तो हो। मैं सचमुच बड़ा हूँ ना पापा? बच्चा ताली बजाता हुआ बोला। तुम यह बात भी मम्मी को से कह देना। वह कहती है मैं अभी बहुत छोटा हूँ। मैं छोटा नहीं हूँ ना पापा? नहीं, तू छोटा कहाँ है? कहकर प्रकाश मैदान में दौड़ने लगा। अच्छा भागकर मुझे पकड़। बच्चा अपनी छोटी छोटी टांगे पटकता हुआ दौड़ने लगा। प्रकाश को फिर अपने बचपन की याद आई। उसे दौड़ते देखकर तब एक बार किसी ने कहा था, अरे ये बच्चा कैसी टांगे पटक पटक कर दौड़ता है, इसे ठीक से चलना तक नहीं आता। बच्चे की उंगली पकड़कर प्रकाश क्लब के बाहर रूम में दाखिल हुआ तो बारमैन अब्दुल्ला उसे देखकर दूर से मुस्कुराया। साहब के लिए 2 बोतल बियर। उसने पास खड़े बेरी से कहा, साहब आज अपने साथ एक मेहमान को लाए हैं, बच्चे के लिए गिलास पानी दे दो। प्रकाश ने काउंटर के पास रुककर कहा, इसे प्यास लगी है, खाली पानी। अब्दुल्ला बच्चे के गालों को प्यार से सहलाने लगा। और सब दोस्तों को तो साहब बियर पिलाता है, इस बेचारे को खाली पानी। और पानी की बोतल खोलकर वह गिलास में पानी डालने लगा। जब वह गिलास बच्चे के मुंह के पास ले आया तो बच्चे ने यह अपने हाथ में ले लिया। मैं अपने आप पीऊंगा, उसने कहा। मैं छोटा थोड़ी हूँ, मैं तो बड़ा हो गया हूँ। अच्छा तू बड़ा हो गया है, अब्दुल्ला हंसा। तब तो तुझे पानी देकर मैंने गलती कर दी। बड़े लोगों तो मैं बियर पिलाता हूँ। बियर क्या होता है? बच्चे ने मुंह से गिलास हटाकर पूछा। बियर होता नहीं, होती है। अब्दुल्ला ने झुककर उसे चूम लिया। तुझे पिलाऊं क्या? नहीं, कहकर बच्चे ने अपनी बाहें प्रकाश की तरफ फैला दी। प्रकाश उसे लेकर डोडी की तरफ चला तो अब्दुल्ला भी उन दोनों के साथ साथ बाहर चल दिया। का बच्चा है साहब? उसने पूछा। मेरा लड़का है, कहकर प्रकाश बच्चे को सीढ़ी से नीचे उतारने लगा। अब्दुल्ला हंस दिया। साहब बहुत खुश दिल आदमी है, उसने कहा। क्यों? अब्दुल्ला हंसता हुआ सिर हिलाने लगा। आपका भी जवाब नहीं है। प्रकाश गुस्से में कुछ कहने को हुआ मगर अपने को रोककर बच्चे को लिए हुए आगे बढ़ दिया। अब्दुल्ला डोडी में रुककर पीछे से सर हिलाता रहा। बेरा शेर मोहम्मद अंदर से निकल कर आया। वह फिर खिलखिलाकर हंस दिया। क्या बात है, अकेले खड़ा कैसे हंस रहा है? शेर मोहम्मद ने पूछा। साहब का भी जवाब नहीं। अब्दुल्ला किसी तरह हंसी पर काबू पाकर बोला कि साहब का जवाब नहीं, उस साहब का। अब्दुल्ला ने प्रकाश की तरफ इशारा किया। उस दिन बोलता है कि उसने इसी साल शादी की है और बोलता है कि अब 5 साल का बाबा उसका लड़का है। जब आया तो अकेला था, आज उसके साथ लड़का भी हो गया। प्रकाश ने एक बार घूमकर तीखी नजर से उसकी तरफ देख लिया। अब्दुल्ला एक बार फिर खिलखिला उठा। ऐसा खुशदिल आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। पापा घास हरी क्यों होती है, लाल क्यों नहीं होती? क्लब से निकलकर प्रकाश ने बच्चे को एक घोड़ा किराए पर ले दिया। लेने मर की जाने वाली पगडंडी पर वह खुद उसके साथ साथ पैदल चल दिया। रेशमी फैलाव पर कोहरे का आकाश इस तरफ झुका था जैसे वासना का उन्माद फिर से उसे खिल आने के लिए प्रेरित कर रहा हो। बच्चा उत्सुक आंखों से आसपास की पहाड़ी और सामने से बहकर जाती पानी की पतली धार को देख रहा था। कभी कुछ क्षण वह अपने को भूल रहा रहता, फिर अपने अंदर के किसी भाव से प्रेरित होकर काठी पर उछलने लगता। हर चीज का अपना रंग होता है, प्रकाश ने बच्चे की जांघ पर हाथ से दबाते हुए कहा और कुछ देर खुद भी हरियाली के फैलाव में खोया। हर चीज का अपना रंग क्यों होता है? क्योंकि कुदरत की बात है बेटे, कुदरत ने हर चीज का अपना रंग बना दिया है। कुदरत क्या होता है?
प्रकाश ने झुककर उसकी जांघों को चूम लिया। कुदरत यही होती है, उसने कहा। जांघ पर गुदगुदी होने से बच्चा भी हंसने लगा। तुम झूठ बोलते हो, उसने कहा। क्यों? इसका पता ही नहीं है पापा। अच्छा, मुझे पता नहीं है तो तू बता दे, घास का रंग हरा क्यों होता है? मिट्टी के अंदर से पैदा होती है, इसलिए उसका रंग हरा होता है। अच्छा, तुझे कैसे पता चला? बच्चा उछलता हुआ लगाम को झटकने लगा। मेरे को मम्मी ने बताया। प्रकाश के होठों पर एक विकृत सी मुस्कुराहट आ गई। उसे लगा जैसे आज भी उसके और बीना के बीच एक धुंध चल रहा हो और इस धुंध में उस पर भारी पड़ने की चेष्टा कर रही हो बीना उस पर। तेरी मम्मी ने तुझे और क्या क्या बताया है? वह बच्चे को थपथपा कर बोला। यह भी बता रखा है कि आदमी की 2 टांगे क्यों होती है, 4 क्यों नहीं होती? हाँ, मम्मी कहती है आदमी की 2 टांगे इसलिए होती है, वह आधा जमीन पर चलता है, आधा आसमान में। अच्छा? प्रकाश के होठों पर हंसी और मन में उदासी की एक रेखा फैल गई। मुझे इसका पता नहीं था। तुझे तो कुछ पता ही नहीं है पापा, बच्चा बोला। इतने बड़े होकर भी पता नहीं है आपको तो कुछ भी। तभी बस बर्फ और आकाश के रंग दिन में कई कई बार बदल जाते हैं। बदलते रंगों के साथ मन भी और से और होने लगता है। सुबह उठते ही प्रकाश बच्चे के आने की प्रतीक्षा करने लगता। बार बार बालकनी पर जाता और टूरिस्ट होटल की तरफ देखता हुआ देर तक वहां खड़ा रहता। नाश्ता करने या खाना जाने के लिए भी वहां से हटना नहीं चाहता था। उसे डर था कि बच्चा इसी बीच वहां आकर लौट न जाए। 3 दिन में उसे साथ लिए वे कितनी ही बार घूमने के लिए गया था। उसके घोड़े के पीछे पीछे दौड़ता और उसके साथ घास पर लौटता रहता, कभी एक दोस्त की तरह, कभी उसके साथ खिलखिलाकर हंसता, कभी एक नौकर की तरह उसके हर आदेश का पालन करता। बच्चा जानबूझकर रास्ते के कीचड़ में अपने पाँव लथपथ कर लेता और होठ बिसोर कर कहता, पापा पाँव धो दो ना। वह उसे उठाए इधर उधर पानी ढूंढता फिरता। बच्चे को वह जिस किसी कोण से देखता उसी कोण से उसकी तस्वीर ले लेना चाहता था। जब बच्चा थक जाता और लौटकर अपनी मम्मी के पास जाने की हट करने लगता तो वह उसे तरह तरह के लालच देकर अपने पास रोकना चाहता। एक बार उसने अपने बच्चे को अपनी माँ के साथ दूर से आते देखा और उतरकर नीचे चला गया। जब वह पास गया तो बच्चा दौड़कर उसकी तरफ आने की जगह माँ के साथ फोटोग्राफर की दुकान के अंदर चला गया। वह कुछ देर सड़क पर रुक गया, फिर यह सोचकर ऊपर चला आया कि फोटोग्राफर की दुकान से निकलकर बच्चा अपने आप ऊपर आ जाएगा। मगर बालकनी पर खड़े खड़े उसने देखा कि बच्चा दुकानदार से निकलकर उस तरफ आने की बजाय हट के साथ अपनी माँ के साथ हाथ खींचता हुआ उसे वापस टूरिस्ट होटल की तरफ ले जा रहा था। उसका मन हुआ कि वह नीचे जाकर बच्चे को अपने साथ ले आए, मगर कोई चीज उसे पैरों को रोक रही थी। वही खड़ा हुआ उसे देखता रहा। शाम तक न जाने कितनी बार वह बालकनी पर आया और कितनी कितनी देर वहां खड़ा रहा। आखिर उसे रहा नहीं गया तो उसने नीचे जाकर कुछ चेरी खरीदी और बच्चे को देने के लिए बहाने टूरिस्ट होटल की तरफ चल दिया। अभी वह टूरिस्ट होटल से कुछ फासले पर रुका था कि बच्चा अपनी माँ के साथ बाहर आता दिखाई दिया, मगर उस पर नजर पड़ते ही वह वापस होटल की गैलरी में भाग गया। प्रकाश जहाँ था वहीं खड़ा रहा। पल भर के लिए उसकी आंखें बीना से मिली। उसे लगा कि बीना का चेहरा पहले से कुछ सांवला हो गया है और उसकी आंखों के नीचे शायद धाए ऊपर आई है। वे पहले से काफी दुबली भी लग रही थी। कुछ पल रुके रहने के बाद प्रकाश आगे बढ़ा और चेरी वाला लिफाफा बीना की तरफ बढ़ाकर खुशक गले से बोला, यह मैं बच्चे के लिए लाया था। बीना ने लिफाफा ले लिया, मगर लेते हुए उसकी आंखें दूसरी तरफ मुड़ गई। प्लास, उसने कुछ अस्थिर आवाज में बच्चे को पुकारा। यह ले, तेरे पापा तेरे लिए चेरी लाए हैं। मैं नहीं लेता, बच्चे ने गैलरी से कहा और भागकर और दूसरी दूर चला गया। बीना ने ऐसा ही नजर बच्चे पर डाली और प्रकाश की तरफ देखकर बोली, कहता है मैं पापा से नहीं बोलूंगा। वे सुबह रुके क्यों नहीं, चले क्यों गए थे? प्रकाश बीना को उतरना देकर गैलरी में चला गया और कुछ दूर बच्चे का पीछा करके उसे बाहों में उठा लिया। मैं तुमसे नहीं बोलूंगा, कभी नहीं बोलूंगा। बच्चा अपने को छुड़ाने की चेष्टा करता है। ऐसी क्या बात हो गई? प्रकाश उसे पुचकारने की चेष्टा करने लगा। पापा से इस तरह नाराज होते हैं कोई भला? तुमने मेरी तस्वीरें क्यों नहीं देखी? कहाँ थी तेरी तस्वीरें? मुझे तो पता ही नहीं था। पता क्यों नहीं था? तुम दुकान के बाहर से क्यों चले गए थे? अच्छा, ला पहले तेरी तस्वीर देख लूं, फिर घूमने चलेंगे। यह सुबह आपको दिखाने के लिए तस्वीर लेने गया था, बीना के साथ खड़ी एक युवा स्त्री ने कहा। प्रकाश ने ध्यान नहीं दिया और उसके साथ कोई और भी है।
तस्वीर मेरे पास थोड़ी है, उसी के पास है। सुबह फोटोग्राफर ने नेगेटिव दिखाए थे, पॉजिटिव तो वह अपने इस वक्त देगा। उसी स्त्री ने फिर से कहा, तो चल पहले दुकान पर चलकर तेरी तस्वीरें ले आते हैं। हाँ देखे तो सही कैसी तस्वीरें हैं, कहकर प्रकाश फोटोग्राफर की दुकान की तरफ चलने लगा। माँ मम्मी को साथ लेकर जाऊंगा, बच्ची ने उसकी बाहों में मचलते हुए कहा। हाँ हाँ तेरी मम्मी भी साथ आ जाएगी। प्रकाश ने एक बार निरुपाय सी दृष्टि से पीछे की तरफ देख लिया और जैसे किसी अदृश्य व्यक्ति से कहा, देखिए आप भी साथ आ जाइए, नहीं तो ये रोने लगेगा। बिना होठ दांतों में दबाए हुए कुछ क्षण आंखें झपकती रही, फिर चुपचाप उसके साथ चल दी। पर की दुकान में दाखिल होते ही बच्चा प्रकाश की बाहों से उतर गया और आदेश के स्वर में फोटोग्राफर से बोला, मेरे पापा को मेरी तस्वीर दिखाओ। उसके स्वर से कुछ ऐसा भी लगता है जैसे वह अपने पर लगाए गए किसी अभियोग का उत्तर दे रहा हो। फोटोग्राफर ने तस्वीर निकालकर मेज पर फैला दी तो बच्चा एक एक तस्वीर उठाकर प्रकाश को दिखाने लगा। देखो पापा, यह वही की तस्वीर है जहाँ तुमने कहा था सारा कश्मीर नजर आता है, और यह तस्वीर भी देखो जो तुमने मेरी घोड़े पर बैठे हुए उतारी थी। 2 दिन से बिल्कुल साफ बोल रहा था पलाश, बीना के साथ की युवा स्त्री ने कहा। कहता है पापा ने कहा है तू बड़ा हो गया है, इसलिए अब तू तुतलाकर मत बोला कर। प्रकाश कुछ न कहकर तस्वीर देखता रहा, फिर 10 रुपए का नोट निकालकर फोटोग्राफर को देते हुए कहा, इसमें से आप अपने पैसे काट लीजिए। फोटोग्राफर पल भर असमंजस में उसे देखता रहा, फिर बोला, पैसे तो अभी आपके ही मेरी तरफ निकलते हैं। मेम साहब ने जो 20 रुपए परसों दिए थे उनमें से 2-1 रुपए अभी बचते होंगे, कहो तो अभी हिसाब कर देता हूँ। नहीं रहने दीजिए, हिसाब बाद में हो जाएगा, कहकर प्रकाश ने नोट वापस जेब में रख लिया और बच्चे की उंगली पकड़े दुकान से बाहर निकल आया। कुछ कदम चलने पर पीछे से बीना का स्वर सुनाई दिया, यह आपके साथ घूमने जा रहा है? हाँ, प्रकाश ने थोड़ा चौंक कर पीछे देख लिया। मैं भी थोड़ी देर में इसे वापस छोड़ आऊंगा। देखिए, आप इसे एक बात कहनी थी। कहिए। बीना पल भर कुछ सोचते हुए चुप रही, फिर बोली, ऐसी कोई बात मत बताइएगा जिससे यह। प्रकाश को लगा जैसे कोई ठंडी चीज उसके स्नायुओं से छू गई हो। उसकी आंखें झुक गई और उसने धीरे से कहा, नहीं, मैं ऐसी कोई बात इसे नहीं कहूंगा। इससे खेद हुआ कि एक दिन पहले जब बच्चा हट करके कह रहा था कि पापा और पिताजी एक ही व्यक्ति को नहीं कहते, पापा को पापा कहते हैं, पिताजी मम्मी के पापा को कहते हैं, तो वह क्यों इसकी गलतफहमी दूर करने की कोशिश करता रहा था। अकेले बच्चे के साथ क्लब की सड़क पर चलने लगा तो कुछ दूर जाकर बच्चा सहसा रुक गया। हम कहाँ जा रहे हैं पापा? उसने पूछा। पहले क्लब चल रहे हैं, उसने कहा। वहां से घोड़ा लेकर आगे घूमने जाएंगे। नहीं, मैं वहां उस आदमी के पास नहीं जाऊंगा, कहकर बच्चा सहसा पीछे की तरफ चल दिया। किस आदमी के पास? वह जो क्लब में था। मैं उसके हाथ से पानी भी नहीं पीऊंगा। क्यों? मुझे वह आदमी अच्छा नहीं लगता। प्रकाश पल भर बच्चे को देखता रहा, फिर उसकी तरफ मुड़ आया। हाँ, हम आदमी के पास नहीं जाएंगे, उसने कहा। मुझे भी वह आदमी अच्छा नहीं लगता। बहुत दिनों के बाद उस रात प्रकाश को गहरी नींद आई थी, ऐसी विस्मृति सी नींद जिसमें स्पन दुस्पन कुछ न हो। उसके लिए लगभग भूली हुई चीज हो चुकी थी। फिर भी जागने में उसे अपने में ताजगी का अनुभव हुआ एक खालीपन का, जैसे कोई चीज उसके अंदर उफनती रही हो जो गहरी नींद से सो लेने से चूक गई हो। रोज की तरह उठकर वह बालकनी पर आया। देखा, आकाश साफ है। रात को सोया था तो बारिश हो रही थी, मगर उस धुंधले निखरे आकाश को देखकर आभास तक नहीं होता कि अभी वहां बादल भी घिरे रहते थे। सामने की पहाड़ियां सुबह की धूप में धुल कर उजली हो उठी थी। प्रकाश काफी देर वहां खड़ा रहा, अपनी ताजगी में एक जड़ता का अनुभव करता हुआ। फिर दूसरे उठते बादल की तरफ कोई चीज उसने अपने मुंह मुड़ती महसूस होने लगी और उसका मन एक दबी सी आशंका से सिहर गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि वह बालकनी से हट गया। पिछली शाम बच्चों ने उसे बताया था, उसकी मम्मी कह रही थी कि जिस दिन साफ होगा वे लोग सुबह वहां से चले जाएंगे। रात को जैसे बारिश हो रही हो, उससे सुबह तक का आसमान खुलने की कोई संभावना नहीं लगी थी, इसलिए सोते वक्त वह इस तरह से लगभग निश्चिंत था। मगर रात रात में आसमान का रूप बिल्कुल बदल गया।
तो क्या सचमुच आज वो लोग वहां से चले जाएंगे? उसने कमरे में बिखरे सामान को देखा। कुछ गिनी चुनी चीजें थी जहाँ की उन्हें सहेज दे, मगर किसी भी चीज को रखने उठाने का मन नहीं हुआ। बिस्तर को देखा, उसमें रोज से बहुत कम सलवटें थी। लगा जैसे रात को गहरी नींद के लिए वह बिस्तर से का ही दोषी है, और गहरी नींद बरसते ही आकाश को साफ हो जाने के लिए। उसने बिस्तर की चादर को हिला दिया, उसमें और सलवटें पड़ गई, मगर उसे चादर में 2 एक सलवटें थी, वो भी निकल गई। वह फिर से एक नींद लेने के इरादे से बिस्तर पर लेट गया। शरीर में थकान बिल्कुल नहीं थी, इसलिए नींद नहीं आई। कुछ देर करवटें लेने के बाद वह नहा धोने के लिए उठा। लड़खड़ाते कदमों से सुबह धीरे धीरे दोपहर की तरफ बढ़ने लगी। उससे मन को कुछ सहारा मिला। वह चाह रहा था कि इस तरह शाम हो जाए और फिर रात और बच्चा उसे विदा लेने न आए, मगर जब दोपहर भी ढलने लगी और बच्चा नहीं आया तो उसके मन में और एक आशंका सिर उठने लगी। वह सोचने लगा, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसकी मम्मी सुबह सुबह ही उसे लेकर वहां से चली गई हो। वह बार बार बालकनी पर जाता, एक धड़कती आशा लिए हुए है, बार बार टूरिस्ट होटल की तरफ सड़क पर नजर दौड़ाता और पहले से अधिक अस्थिर होकर कमरे में लौट आता। उसकी धमनियों में लहू की हर बूंद उत्कंठित और व्याकुल थी। उसने सुबह से कुछ खाया नहीं था, इसलिए भूख भी उसे परेशान कर रही थी। कुछ देर बाद कमरा बंद करके वह खाना खाने चला। बड़े बड़े कोर निकलकर किसी तरह 2 रोटियां गले से उतारी और जल्दी से वापस आ चला। पर उतनी देर भी कमरे से बाहर रहना भी उसे एक अपराध सा लग रहा था। उठते हुए उसे लगा कि उसे खुद जाकर टूरिस्ट होटल से पता कर लेना चाहिए, मगर सड़क की चढ़ाई चढ़ते हुए उसने दूर से देखा बीना बच्चे के साथ उसकी बालकनी के नीचे सड़क पर खड़ी थी। वह तेज तेज चलकर उनके पास पहुंच गया, मगर बच्चे ने उसकी तरफ नहीं देखा। वह अपनी माँ का हाथ खींचता हुआ किसी चीज के लिए हट कर रहा था। प्रकाश ने उसकी बाह हाथ में ली। वह बाह छुड़ाने के लिए जमीन पर लेटने लगा। मैं तुम्हारे घर नहीं जाऊंगा, उसने लगभग चीख कर कहा। प्रकाश अचक गया और उसकी बाहें छोड़कर जड़ सा खड़ा रहा। मुझसे नाराज हो क्या? उसने बिना दोनों में से किसी की तरफ देखे पूछ लिया। मम्मी मेरे साथ ऊपर क्यों नहीं चलती? बच्चा उसी तरह चिल्लाया। प्रकाश और वीना की आंखें मिलने को हो गई, मगर पूरी तरह नहीं मिल पाई। प्रकाश ने बच्चे की बाह फिर हाथ में ले ली और तटस्थ स्वर में वीना से कहा, आप भी आ जाइए ना, इसे आज जाने क्या हुआ है? वीना कुछ झुंझलाहट के साथ बोली, सुबह से बात बात पर तंग कर रहा है। इस वक्त ये अकेला मेरे साथ ऊपर नहीं जाएगा। प्रकाश ने स्वर की तटस्थता अब भी बनाए रखी। आप साथ आ क्यों नहीं जाती? चल मैं तुझे जीने तक पहुंचा देती हूँ। वीना उसे उत्तर न देकर बच्चे से बोली, ऊपर से जल्दी लौट आना, घोड़े वाले उधर तैयार खड़े हैं। प्रकाश को अपने मन में एक नस्तर सा चुभता महसूस हुआ, मगर जल्दी ही उसने अपने को संभाल लिया। आप लोग आज ही जा रहे हो? उसने चेष्टा की शब्दों में उसके मन का भाव प्रकट ना हो। जी हाँ, वीना दूसरी तरफ देखती रही। जाना तो सुबह था, मगर इसके हट की वजह से इतनी देर हो गई। अब भी यह है। और बात बीच में ही छोड़कर उसने बच्चे से फिर कहा, चल तुझे जीने तक पहुंचा दूं। बच्चा प्रकाश के हाथ से बाहर छुड़ाकर कुछ दूर भाग गया। मैं नहीं जाऊंगा, उसने कहा। अच्छा आ जा, वीना बोली, मैं तुझे ऊपर पहुंचा देती हूँ उस दिन की तरह। मैं नहीं जाऊंगा। और बच्चा कुछ कदम और दूर चला गया। आप साथ क्यों नहीं जाती? यह इस तरह अपना हट नहीं छोड़ेगा, प्रकाश ने होठ काटते हुए कहा। वीना ने आंखें झपकने तक उसकी तरफ देख लिया। उस दृष्टि में एक तीखा चुभन सा लगा, मगर आंख झपकने के साथ ही वह भाव धुल गया और उसने अपने को सहज लिया। उसके चेहरे पर एक दृढ़ता आ गई और उसने बच्चे को बाहों में उठा लिया। चल मैं तेरे साथ चलती हूँ, उसने कहा। बच्चा भाव हंसी में बदल गया और उसने माँ के गले में बाहें डाल दी। प्रकाश उनसे आगे आगे जीना चढ़ने लगा। ऊपर पहुंचकर वीना ने बच्चे को ऊपर बाहों से उतार दिया और कहा, ले अब मैं जा रही हूँ। नहीं, बच्चे ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुम भी यहीं बैठो। बैठ जाइए ना। प्रकाश ने कुर्सी पर पड़ी एक दो चीजें जल्दी से हटा दी और कुर्सी वीना की तरफ बढ़ा दी। वीना कुर्सी पर न बैठकर चारपाई के कोने पर बैठ गई। तभी बच्चे का ध्यान न जाने किस चीज ने खींच लिया। वह उन दोनों को छोड़कर बालकनी में चला गया। वहां से उचककर सड़क की तरफ देखने लगा। प्रकाश कुर्सी की पीठ पर हाथ रखे जैसे खड़ा था, वैसे ही खड़ा रहा। वीना चारपाई के कोने में और सिमट कर दीवार की तरफ देखने लगी। असावधानी के क्षण में उनकी आंखें मिल गई तो वीना ने अपनी पूरी शक्ति संचित करके पूछ लिया,
कल इसकी जेब से कुछ रुपए मिले थे, वे आपने रखे थे। आज सहसा ऐसा हो गया जैसे किसी ने उसे पकड़कर झकझोर दिया हो। हाँ, प्रकाश ने अटकते स्वर में कहा। सोचा था उनसे यह कोई चीज बनवा लेगा। बीना पल भर चुप रही, फिर बोली, क्या चीज बनवानी होगी? कोई भी चीज, कोई अच्छा सा ओवरकोट या कुछ देर चुप रहे। फिर बीना ने पूछ लिया, कैसा कोट बनवाना होगा? कैसा भी, जैसा इसे अच्छा लगे या जैसा आप ठीक समझे। कोई खास तरह का कपड़ा लेना हो तो बता दीजिए। खास कपड़ा कोई नहीं है, कैसा भी हो। कोई खास रंग? नहीं, हाँ मगर नीले रंग का तो ज्यादा अच्छा होगा। कहकर प्रकाश को थोड़ा सा अफसोस हुआ। उसे पता था बीना को नीला रंग पसंद नहीं है। बच्चा उछलता हुआ बालकनी से लौट आया और बीना का हाथ पकड़कर बोला, अब चलो। पापा से प्यार तो किया ही नहीं, आते ही चल भी दिया। प्रकाश ने उसे बाहों में ले लिया। बच्चे ने उसके होठों से होठ मिलाकर एक बार अच्छी तरह से उसे चूम लिया और फिर झटके से उसकी बाहों से निकलकर माँ से बोला, अब चलो। बीना चारपाई से उठी। बच्चा उसका हाथ पकड़कर उसे बाहर की तरफ खींचने लगा। तलो ना मम्मी, देर हो रही है। वे फिर तुतलाने लगा और बीना को साथ खींचता हुआ दहलीज पार कर गया। जाकर पापा को चिट्ठी लिखेगा ना? प्रकाश ने पीछे से आवाज दी। लिथोंदा। मगर उसने पीछे मुड़कर नहीं देखा। पीछे मुड़कर देखा एक बार बीना ने और जल्दी से आंखें हटा ली। आंखों को कोरे में अटके आंसू उसने बहने नहीं दिए। तूने पापा को टाटा नहीं किया? उसने बच्चे के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। टाटा पापा। बच्चे ने बीना पीछे की तरफ देखे, हाथ हिलाया और जीने से बीना की साथ उतरने लगा। आधे जीने से फिर उसकी आवाज सुनाई दी, पापा का धल अच्छा नहीं है। मम्मी, हमारा धल अच्छा है, पापा के धल में तो कुछ सामान ही नहीं है। तू अब चुप करेगा कि नहीं? बीना ने उसे झिड़क दिया। जो मुंह में आता है बोलता जाता है। नहीं तुप तलूंदा, नहीं तुप तलूंदा। बच्चे का स्वर फिर रुआसा हो गया और वह तेज तेज नीचे उतरने लगा। पापा का दल दंदा, पापा का दल थू। रात होते 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 आकाश फिर घिर गया। प्रकाश क्लब के बार रूम में बैठा एक के बाद एक बियर की बोतलें खाली करता रहा। बारमैन अब्दुल्ला लोगों के लिए रम और विस्की के पैक डालता हुआ बार बार कनखियों से उसकी तरफ देखता रहा। लगता है आज साहब ने कहीं से बड़ा माल मारा है। ने एक आध बार शेर मोहम्मद से कहा, आगे कभी एक बोतल से ज्यादा नहीं पीते थे, आज 4-5 बोतल पीकर भी बस करने का नाम नहीं ले रहे। शेर मोहम्मद ने सिर्फ मुंह बिचका दिया और अपने काम में लगा रहा। प्रकाश की आंखें अब्दुल्ला से मिली तो अब्दुल्ला मुस्कुरा दिया। प्रकाश कुछ क्षण इस तरह से देखता रहा जैसे वह आदमी न होकर एक धुंधला सा साया हो, और सामने का गिलास परे सरकाकर उठ खड़ा हुआ। काउंटर के पास जाकर उसने 10-10 के 2 नोट अब्दुल्ला के सामने रख दिए। अब्दुल्ला बाकी पैसे गिनता हुआ खुशामदीद स्वर में बोला, आज साहब बहुत खुश नजर आ रहे हो। प्रकाश इस तरह उसे देखता रहा जैसे उसके सामने वह साया धुंधला होकर बादलों में गुम गया हो। चलने को हुआ तो अब्दुल्ला ने पहले सलाम किया, फिर आहिस्ता से पूछ लिया, क्यों साहब, वह बच्चा कौन था? उस दिन आपके साथ किसका लड़का है वह? प्रकाश को लगा जैसे साया बिल्कुल गुम हो गया हो और सामने सिर्फ बादल ही बादल घिर गया हो। उसने जैसे बादल को चीर कर देखने की चेष्टा करते हुए कहा, कौन लड़का? अब्दुल्ला पल भर वो चक्का सा रह गया, फिर खिलखिलाकर हंस पड़ा। तब तो मैंने शेर मोहम्मद से ठीक ही कहा था। वह बोला, क्या कहा था? कि साहब तबीयत का बादशाह है, जब चाहे किसी के लड़के को अपना लड़का बना लेते हैं, जब चाहे यहाँ गुलमर्ग में सब चलता है। आप जैसे हमारे एक और साहब हैं। प्रकाश को लगा कि बादल बीच से फट गया और चीलों की कई पंक्तियां उस दर्रे में से होकर दूर खड़ी आ रही हैं। वह चाह रहा था कि दर्रा किसी तरह भर जाए और जिससे वे लाइनें आंखों से ओझल हो जाए, मगर दर्रा का मुहाना धीरे धीरे और बढ़ता जा रहा था। उसके गले से एक अस्पष्ट सी आवाज निकली और अब्दुल्ला की तरफ से आंखें हटाकर वह चल दिया। बस एक और बाजी, और आज की गुंज प्रकाश को स्वयं असंभाविक सी लगी। उसके साथियों ने हल्का सा विरोध किया, मगर पत्ते का एक बार फिर बंटने लगे। कार्ड रूम तक लगभग खाली हो चुका था। कुछ देर पहले तक वहां काफी चहल पहल थी। कई नाजुक हाथों से पत्तों की नाजुक चालें चली जा रही थी और तिरपाइयों की पर शीशे की नाजुक गिलास रखे खड़े थे। मगर अब आसपास 4-4 खाली कुर्सियां से घिरी चौकोरे मेज पर ही रह गई थी, जो बहुत अकेली और उदास लग रही थी। पालिश की चमक के बावजूद उनमें एक वीरांगनी उभर आई। में बुखारी की आग कब की ठंडी पड़ चुकी थी। जाली के उस तरफ कुछ बुझे अजबुझे अंगारे रह गए थे, सर्दी से ठुठक कर शाह पड़े और राख में गुम होते गए। उसने पत्ते उठा लिए।
हर बार की तरह इस बार भी सब बेमेल पत्ते थे। ऐसी बाजी है कि आदमी चुपचाप फेंक कर अलग हो जाए, मगर उसी के जोर देने से पत्ते बटे थे, इसलिए वह उन्हें फेंक नहीं सकता था। इसलिए उसने नीचे से पत्ता उठाया तो वह और भी बेमेल था। हाथ से कोई भी पत्ता चलकर वह उन पत्तों का मेल बिठाने की कोशिश करने लगा। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी, पिछली रात की बारिश से भी तेज। खिड़की के शीशों से टकराती बूंदें एक चुनौती के लिए आती, मगर बेबस होकर नीचे धुलक जाती। उन्हें देखकर लगता जैसे कई चेहरे खिड़की के साथ सटक कर लगातार आंसू बहा रहे हो। किसी क्षण हवा से किवाड़ खिल जाते हैं तो वे चेहरे जैसे हिचकियां लेने लगे। हिचकियां बंद होने पर गुस्से से घूमने लगते हैं। उन चेहरों के पीछे घना अंधेरा था, जहां लगता है कोई चीज छटपटाती हुई दम तोड़ रही है। डिक्लेयर प्रकाश चौंक गया। उसके हाथ के पत्ते अभी भी कोई मेल ही नहीं था। इस बार भी उसे फुल हेड ही देना था। पत्ते फेंक कर पीछे टेक लगा ली और फिर खिड़की से सटे चेहरे को देखने लगा। तुम बहुत खुशामिद आदमी हो प्रकाश, हम में सबसे खुशामिद तुम ही हो। प्रकाश की आंखें खिड़की से हट गई। पत्ते उठाकर रख दिए गए और मेज पर हाथ जीत का हिसाब किया जा रहा था। हिसाब करने वाला आदमी ही उसे कह रहा था, कहते हैं ना, जो पत्तों में बदकिस्मत हो वो जिंदगी में खुशकिस्मत होता है। अब देख लो, सबसे ज्यादा तुम ही हारे हो, इसलिए मानना पड़ेगा कि सबसे खुशकिस्मत आदमी तुम ही हो जिंदगी में। प्रकाश ने अपने आगे के लिए जोड़ को देखा। पल भर के लिए उसकी धड़कनें बढ़ गई। जेब में उतने पैसे भी नहीं है। उसने पूरी जेब खाली कर दी। लगभग हारी हुई रकम के बराबर ही पैसे थे। रकम अदा कर देने के बाद एक छोटे सिक्के ही उसके पास बच रहे थे। उसके साथ एक अंतर्देशीय पत्र जो शाम की डाक से आया था और जिसे जेब में रखकर वह क्लब चला गया था। पत्र निर्मला का था। उसने अब तो खोलकर पढ़ा नहीं था। जेब में पड़े पड़े वह काफी मुचड़ गया था। निर्मला के अक्षरों में नजर पड़ते ही उसके कई कई चेहरे उसके सामने उभरने लगे। उसके हाथ का एक एक अक्षर जैसा एक एक चेहरा हो। घर से चलने के दिन भी वह उसे कितने कितने चेहरे देखकर आया था। एक चेहरा हंस रहा था, एक चेहरा रो रहा था, एक बाल खोले जोर जोर से चिल्ला रहा था और धमकियां दे रहा था, और एक एक भूखी आंखों से उसके शरीर को निगलना चाहता था। उसे अपनी जरूरत का कुछ सामान लेना चाहता तो एक चेहरा उसके साथ कुश्ती करने पर उतारू हो गया। निर्मला, उसने हताश होकर कहा, तुम इस तरह गुत्तम गुत्ता होते शर्म नहीं आती? क्यों? निर्मला हंस दी। मर्द और औरत रात दिन गुत्थम गुत्थी नहीं होते क्या? वह बिना एक कमीज तक साथ नहीं लेकर घर से निकला। बनियान, तौलिया, कंघा, कमीज सब कुछ उसने आते हुए रास्ते में खरीदा। ये सोचने के लिए वह नहीं रुका था कि उसके पास जो 400-500 रुपए है वह इससे कितने दिन चलेंगे। बिछाने ओढ़ने का सारा सामान भी वहीं उसे किराए पर ले लिया था, और वहां आने के चौथे 5वें दिन से ही निर्मला के पत्र आने शुरू हो गए थे। वह उसके किसी मित्र के यहाँ जाकर पता ले आई थी। उन पत्रों में भी निर्मला के सब चेहरे झलक रहे थे। वह सख्त बीमार है और अस्पताल जा रही है। उसके भाई पुलिस में खबर करने जा रहे हैं कि उनका बहनोई लापता हो गया है। वह रात दिन बेचैन रहती है और दीवारों से पूछती रहती है कि उसका पति कहाँ है। वह जोगन का वेश धारण करके जंगलों में जा रही है। 2 दिन के अंदर अंदर पत्र का उत्तर न आया तो उसके भाई उसे हवाई जहाज में बिठाकर वहां भेज देंगे। उसके छोटे भाई ने उसे बहुत पीटा। वह अपने खसम के पास क्यों नहीं जाती, बोल रहा था। अंतर्देशीय पत्र प्रकाश की उंगलियों में मसल गया। उसे फिर से जेब में रखकर वह उठ खड़ा हुआ। बाहर ड्योढ़ी में कुछ लोग खड़े थे, इस इंतजार में कि बारिश रुके तो वहां भी चले। उनके बीच से होकर एक बाहर निकल आया। आप इस बारिश में जा रहे हैं? किसी ने पूछ लिया। उसने उत्तर नहीं दिया और चुपचाप कच्चे रास्ते पर चलने लगा। सामने निडोज होटल की बत्तियां जगमगा रही थी। बाकी तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे अंधेरा ही अंधेरा था। हाथे से निकलकर वह सड़क पर पहुंचा तो पानी और तेज हो गया। उसका सिर पूरा भीग गया और पानी की धारें गर्दन से होकर कमीज के अंदर जा रही थी। हाथ पैर सुन्न हो रहे थे। फिर आंखों में एक जलन सी महसूस हो रही थी। कीचड़ से लथपथ जूता चलने में आवाज करता रहा तो शरीर में कोई चीज झंझना जाती। तभी एक नई सिरहन उसके शरीर में दौड़ आई। उसे लगा कि वह सड़क पर अकेला नहीं है, कोई और भी है, अपने नन्हे नन्हे पांव पटकता उसके साथ चल रहा है। रास्ते की नाली पर बना लकड़ी का पुल पार करते उसने घूमकर पीछे देख लिया। उसके साथ साथ चल रहा था एक भीगा कुत्ता, कान झटकता हुआ, खामोश और अंतर्मुख। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो और कमेंट करें। थैंक यू।